हेलो, दिस पिंकी। यूनिट 7 भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियाँ। यह यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। इससे हम मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास और रोजगार जैसे विषय शामिल हैं, जो देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। मानव निर्माण पूंजी निर्माण से मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश करके लोगों की क्षमताओं और ज्ञान को बढ़ाना। इसका कहने का तात्पर्य है कि मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए हम स्वास्थ्य के अच्छे अवसर लाएंगे और शिक्षा के अच्छे अवसर लाएंगे, जिससे कि ज्ञान बढ़ेगा और क्षमता बढ़ेगी। यह एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह लोगों की उत्पादकता और विकास में योगदान देता है। मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? या मानव पूंजी निर्माण किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। यह सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि नागरिकों की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ा है। जब किसी व्यक्ति की उत्पादकता, क्षमता और दक्षता को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल आदि के जरिए बढ़ाया जाता है, तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यह व्यक्तियों को अधिक कुशल और उत्पादक बनाने की प्रक्रिया है। मुख्य घटक शिक्षा, ज्ञान और कौशल। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक कल्याण, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। कौशल विकास, विशेष कार्यों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, किसी विशेष पेश के लिए व्यवहारिक ज्ञान। स्वच्छता और पोषण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। मानव पूंजी की विशेषताएं, यह निवेश है, खर्च नहीं। इसका दीर्घकालिक लाभ होता है। ये लंबी अवधि में लाभ देती है, जिससे भविष्य में अधिक आय और उत्पादकता होती है। यह आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि कुशल कार्यबल अर्थव्यवस्था को गति देता है। मानव पूंजी का संचय केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक प्रभाव डालता है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, सरकारी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कॉलरशिप, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा किया गया खर्च। स्वनिवेश, निजी प्रयासों से शिक्षा प्राप्त करना या कौशल बढ़ाना, जैसे ऑनलाइन कोर्स, जैसे कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा ऋण, स्वास्थ्य सुरक्षा और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे कि वह अपने शहरों में विकास कर सकें, शहरों में अस्पताल खोल सकें या फिर शिक्षा के लिए स्कूल खोल सकें। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य स्तर पर रहकर व्यवहारिक कौशल सीखना, एक तरह से इंटर्नशिप। प्रवास, लोग बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह ज्ञान और कौशल के प्रयास में भी सहायक है। भारत में शिक्षा का विकास, NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 53534 ढांचा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देता है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार, डिजिटल इंडिया अभियान, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना या स्वयं शिक्षा। मध्याह्न भोजन योजना, स्कूल में बच्चों को पोषण प्रदान करना, नामांकन बढ़ाना। फ्री में 8वीं तक मिड डे मील संग्रहित करना। सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक
करण का लक्ष्य। स्कूल की अधोसंरचना में सुधार, बेहतर कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं। शिक्षा का निजीकरण और उसकी समस्याएं, बढ़ती फीस, गुणवत्ता का अंतर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की कमी। भारत में स्वास्थ्य सेवा का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों PHCS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। निजी क्षेत्र, जिसमें निजी अस्पताल, क्लिनिक, विशेषज्ञ शामिल हैं, शहरी क्षेत्रों में उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। आयुष्मान भारत योजना गरीब और कमजोर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और निवारक स्वास्थ्य देखभाल। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के अच्छे अवसर मिल सकें। मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करना, स्वास्थ्य सेवाओं में मशीनरी का आना जिससे कि मृत्युओं को रोका जा सके। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, टीकाकरण अभियान जैसे फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, भारत में आई। डेटा एंड तथ्य, भारत में जनसंख्या का 60 से अधिक युवा है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसांख्यिकीय लाभांश है जिसे सही निवेश से उत्पादक बनाया जा सकता है। भारत का लिटरेसी रेट 2024 लगभग 77% है। NFHS 5 ये संख्या अनुमानित है। नवी अधिकतम आधिकारिक आंकड़ों के लिए NFHS का इंतजाम है। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च GDP का लगभग 2.1 है, जो वैश्विक औसत से कम है, जिससे अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण IIT, IIM से पढ़े छात्र आज भी विश्व की अग्रणी कंपनियों में CEO के उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जो उच्च शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों गरीबों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज मिला, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये लाखों युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए था, जिसमें कंप्यूटर कोर्स और सिलाई, ब्यूटिक एंड इंग्लिश सिखाई गई। ग्रामीण विकास, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ग्रामीण विकास देश के समग्र समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है। गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना ताकि वहां रहने वाले लोग सुखद, समृद्ध और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। इसमें कृषि, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का विकास मिलता है। ग्रामीण ऋण या साख, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। और आवश्यकता क्यों होती है? बीज के लिए, खाद के लिए, सिंचाई के लिए, मशीनरी के लिए, ट्रैक्टर के लिए, पंप के लिए,
इन सब का खरीदने के लिए किसान को ऋण की ज़रूरत होती है। अचानक आने वाली ज़रूरतें जैसे बाढ़, सूखा, फसल खराब होना, इनके लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। स्रोत औपचारिक बैंक, कहाँ से ये किसान ऋण ले सकते हैं। स्रोत है इसका औपचारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, NABARD, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी समितियां PACS ये कम ब्याज दर पर ऋण देती है और पारदर्शिता रखते हैं। अनौपचारिक जैसे साहूकार, व्यापारी, जमींदार। औपचारिक वो होते हैं जो कि कानूनी तौर पर होते हैं, और अनौपचारिक जो साहूकार, व्यापारी और जमींदार होते हैं वो सिर्फ साइन लेके आपको ऋण देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे में किसान फंस जाते हैं और उनसे अधिक ऋण लिया जाता है, जबकि वो पूरा कर्जा उतार चुके होते हैं, लेकिन तो भी उन्हें वह ब्याज देना पड़ता है। योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं, किसानों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करना, एक थोड़े समय के लिए किसानों को ऋण देना। PM किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को आय सहायता प्रदान करना। स्वयं सहायता समूह SHGS, महिलाओं को छोटे ऋण और बचत की सुविधा प्रदान करना जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। विपणन, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाना एक बड़ी चुनौती है। समस्या, किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिलता, बिचौलिए बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण फसलें खराब भी हो जाती हैं। बाजार की जानकारी का अभाव, जो किसान होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण कि उनको बाजार की जानकारी नहीं होती, इस वजह से वह सही दाम का अनुमान लगा ही नहीं पाते। समाधान, MSP, सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य। APMC, मंडियां, नियंत्रित बाजार जहां किसान अपनी उपज बेच सकें। ENAM, पोर्टल, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो किसानों को देश भर की मीडिया से जोड़ता है। फोरम प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों का समूह जो अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचता है, जिससे उन्हें बेहतर सौदे मिलते हैं। सहकारी समितियां, ये गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जो सदस्यों के स्वैच्छिक सहयोग से चलाई जाती है। भूमिका, खाद, बीज, लोन, मार्केटिंग में मदद करती हैं। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाती हैं। छोटे किसानों को सामूहिक रूप से बेहतर सौदे करने में सशक्त करती हैं। उदाहरण, अमूल, भारत की सबसे बड़ी दूध सहकारी जिसने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IFFCO, उर्वरक सहकारी जो किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराती है। कृषि विविधीकरण, कृषि आय में स्थिरता लाने और जोखिम कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अवधारणा, खेती के साथ साथ मछली पालन, बागवानी, मुर्गी पालन, फार्मिंग, डेयरी आदि जैसे गैर फसल गतिविधियों को अपनाया। लाभ, आय के साधन बढ़ते हैं और मौसमी बेरोजगारी कम होती है। जोखिम, अब मौसमी बेरोजगारी हम जानते ही हैं कि कुछ फसलों का मौसम
गर्मियों का होता है और कुछ फसलों का मौसम सर्दियों का होता है। किसान अक्सर अपनी फसल की गुणवत्ता के अनुसार फसल उगाता है। जैसे अगर उसकी ज़मीन सूखी है तो वो फसल कैसे उगाएगा, इसलिए ऐसे में जब तक फसल में उर्वरक क्षमता नहीं आ जाती तब तक वह ये आय के साधनों का उपयोग कर सकता है। मुर्गी पालन, डेयरी या बागवानी या मछली पालन जोखिम करता है क्योंकि किसी एक फसल पर निर्भरता कम हो जाती है। कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। वैकल्पिक कृषि पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ से हटकर स्थायी और पर्यावरण में के अनुकूल तरीके। अवधारणा: रासायनिक खेती की जगह प्राकृतिक टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग करना। इसमें शामिल है कृषि पर्यटन, किसानों की आय बढ़ाने का नया तरीका, ग्रीन हाउस खेती। अब ग्रीन हाउस खेती से तो हम जानते ही हैं, ग्रीन हाउस खेती ज़्यादातर शहरों में की जाती है। ये एक फार्म में सी बना दी जाती है जिसमें पौधे उगाए जाते हैं। नियंत्रित वातावरण में फसलें उगाना, मतलब एक जगह स्टॉक कर दी जाती है, वहाँ पर पेड़ उगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पानी में खेती, जैसे कमल का पुष्प उगाना, ये बिना मिट्टी के उगता है। लाभ: भूमि और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, प्रदूषण कम करना। अब जैविक खेती, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है, जैविक खेती। एक कृषि प्रणाली है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और संसाधनों के पक्ष में सिंथेटिक कीटनाशकों, उर्वरकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों GMO से बचती है। ये पर्यावरण प्रभाव को कम करते हुए स्वस्थ मिट्टी के निर्माण, जैव विविधता को बढ़ावा देने और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करने पर केंद्रित होती है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। अवधारणा: बिना रासायनिक खाद या कीटनाशक के खेती करना ताकि जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता कम ना हो। उपयोग: गोबर की खाद, नीम, गौमूत्र जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना। लाभ: पर्यावरण के अनुकूल, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, जल प्रदूषण कम होता है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर उत्पादन बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग होती है। उदाहरण: सिक्किम पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। उत्तराखंड, केरल जैसे राज्य भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये अगला चैप्टर है रोजगार व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करता है और राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देता है, जिससे गरीबी कम होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है। ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिससे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है और वह राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देता है, यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाता है और देश के आर्थिक विकास को गति देता है। यह रोजगार होता है। औपचारिक क्षेत्र विशेषताएं: संगठित क्षेत्र, बैंक, स्कूल, सरकारी कार्यालय, बड़ी फैक्ट्री। एक तरह से तृतीय क्षेत्रक है। कर्मचारी को नियमित वेतन, PF, पेंशन, बोनस, चिकित्सा अवकाश आदि सुविधाएं मिलती हैं। सरकार नियमों और विनियमों के तहत कार्य करता है। बेहतर कार्य परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा। अनौपचारिक क्षेत्र विशेषताएं: संगठित,
छोटी दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले। कोई समाज सुरक्षा नहीं, कोई पीएफ पेंशन या निश्चित अवकाश नहीं, नियमित वेतन या निश्चित कार्य घंटे नहीं होते, सरकार द्वारा नियमों का कम अनुपालन होता है। एक तरह से औपचारिक और अनौपचारिक में ये अंतर समझें। जैसे संगठित क्षेत्रक इसमें संगठित क्षेत्रक होते हैं, इसमें असंगठित होते हैं। संगठित मतलब जो कि फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक, स्कूल, सरकारी कार्यालय, मतलब सरकारी नौकरी जिसमें कि वेतन सब कुछ, छुट्टी और पीएफ अवकाश सब कुछ होता है। और अनौपचारिक, इसमें ना छुट्टी होती है, ना पीएफ होता है, ना सरकार के नियमों का सही से पालन होता है, और इसका निश्चितम कार्य घंटे के हिसाब से वेतन होता है। भारत में 90% से अधिक लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जो सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियों की आवश्यकता को उजागर करता है। कार्यबल भागीदारी दर, यह कुल कार्यबल जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है का जनसंख्या में अनुपात है। पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है, महिलाओं की भागीदारी कम होती है। इसके कई कारण हैं। सामाजिक कारण, घरेलू जिम्मेदारी, सामाजिक मानदंड। अब जैसे घरेलू जिम्मेदारी, कई लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते हुए आए हैं, या रूढ़िवादी कह लो कि औरत को घर संभालना चाहिए और आदमी को बाहर काम करना चाहिए। सामाजिक मानदंड, समाज में ऐसी छवि छोड़ रखी है समाज पर, जो समाज है उसमें रहने वाले लोग, कि औरत को सिर्फ घरबारी करनी चाहिए और लड़कों को बाहर जाके काम करना चाहिए। सुरक्षा चिंताएं, कार्य स्थल पर सुरक्षा का अभाव। अब जो फीमेल्स होती हैं उनको कई लोग गंदी नज़र से भी देखते हैं। एक तरह से हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है लड़कियों को, तो सुरक्षा चिंताएं होती हैं। शिक्षा और कौशल की कमी, नौकरी के अवसर तक पहुंच का अभाव। अब कौशल का पता नहीं होता कि कंप्यूटर सीखना है नहीं सीखना, शिक्षा कौन सा अवसर पाकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं के अवसर बड़े हैं। डी, रोजगार की समस्याएं, बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवाओं उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती या बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती। अधूरी बेरोजगारी, व्यक्ति अपनी क्षमता या योग्यता से कम आय वाला अनफिट काम कर रहा होता है, जैसे इंजीनियर का क्लर्क का काम करना। और मौसमी बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में प्रचलित, जब फसल कटाई के बाद किसान खाली हो जाता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे खुली बेरोजगारी है, पढ़े लिखे युवाएं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने उस सेक्टर में पढ़ाई करी है जिस सेक्टर में उनको जॉब के कुछ लिमिटेड रिसोर्स हैं। इस कारण से वह अच्छी तरह काम नहीं कर पाते हैं। इसको खुली बेरोजगारी कहते हैं। अधूरी बेरोजगारी, व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता से कम आय वाला अनफिट काम करता है। जैसे उसको अगर मैनेजर की पोस्ट नहीं मिल रही है तो वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करेगा। इसको अधूरी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी किसानों को आती है ज़्यादातर। जैसे अगर कोई किसान है, गर्मी की फसल उगाता है, तो गर्मी की फसल उगाएगा, फिर उसके बाद 3 महीना उसकी ज़मीन खाली रहेगी,
जिसके कारण वो मौसमी बेरोजगारी का शिकार बनेगा। छिपी हुई बेरोजगारी, एक ही काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, जहाँ कुछ लोगों को हटाने से भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक खेत में 5 लोगों की बजाय 3 लोग ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन उसमें 5 लोग लगे रहते हैं। इसे एक तरह से 2 बंदों की छुपी हुई बेरोजगारी बोल सकते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी बोल सकते हैं। रोजगार नीतियाँ, सरकार द्वारा रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए विभिन्न पहल हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये तो हमने पढ़ा ही है। MGNREGA, ग्रामीण मनरेगा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी लेता है। मतलब प्रति परिवार को 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया, नए उद्यमों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप करना, जिससे कि छोटे छोटे उद्यम हो गए। स्किल इंडिया मिशन, युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को पैसे देके, ये एक तरह से स्कूल में हुआ था, 2-2 हज़ार रुपये दिए गए थे बच्चों को, जिससे कि बच्चों ने अपने लिए, किसी ने, लड़कियों में तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक, सजने के सामान, इन सब का स्टॉक लगाया था, जबकि बॉयज़ में स्पोर्ट्स क्लॉथ्स, स्पोर्ट्स बॉल या बैट बॉल, इन सब का एक तरह से मार्केट लगाया था, जिससे कि वह इनकम अर्जित कर सकें। डिजिटल इंडिया, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा हों। PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, गैर कृषि, गैर कॉर्पोरेट छोटे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे समूह या फिर छोटे तौर पर जो अपना मार्केट यूज़ करता है, उसको उद्यम स्टार्ट करता है। आंकड़े व तथ्य, भारत में 2024 में बेरोजगारी दर लगभग 7.6% थी। यह आंकड़ा समय समय पर बदलता रहता है। नवीनतम डेटा के लिए PLFS रिपोर्ट देखी जाती है। महिला कार्यबल भागीदारी लगभग 25% है। नवीनतम PLFS रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी भी वैश्विक औसत में काफ़ी कम है। जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड के तौर पर, तो हमारे इंडिया में अभी भी महिलाओं को काम करने की फुल फ्रीडम नहीं मिली है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे महिलाओं का शोषण होता है या फिर महिलाओं का हरेसमेंट होता है। इस वजह से भी महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है, इससे कि इसकी जो दर है वो बहुत कम है। युवा बेरोजगारी दर चिंता का विषय है, खासकर शिक्षित युवाओं में। निष्कर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के 3 परस्पर जुड़े हैं और देश के समावेशी और सतत विकास के लिए इन सभी क्षेत्रों में समन्वय का प्रयास आवश्यक है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की सक्रिय भागीदारी ही इन चुनौतियों विषय मुख्य बिंदु मानव पूंजी निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास में निवेश के उत्पादकता बढ़ना, NEP 2020, आयुष्मान भारत जैसी नीतियाँ इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती हैं, शिक्षा को बढ़ाती हैं और स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण
ग्रामीण ऋण, कुशल विपणन, सहकारी समितियां, कृषि विविधीकरण और जैविक खेती माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आए हैं। अमूल इसका उदाहरण है। एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उनको और रोजगार के अवसर देना, जैसे कि अपनी डेयरी बनाना, मछली पालन करना, रोजगार। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र का महत्व, बेरोजगारी के प्रयास में छिपी मौसमी, खुली और अन्य प्रकार की बेरोजगारी से है। जो सरकारी योजना मनरेगा 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है, जिससे कि रोजगार सृजन और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मनरेगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।